हेलो बच्चों, इससे पहले बच्चों हम अपना टॉपिक पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करे हमने। इसके बाद आज हमारा जो नया टॉपिक है बच्चों वो है सेल ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज। क्या है ये चारों चीजें, आपको थोड़ी बहुत आपको इससे रिलेट करेंगे केमिस्ट्री से। ठीक है, सेल क्या है, देखो बच्चों आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सेल कैसे बनता है, सेल में अंदर वर्क कैसे होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक में नेगेटिव चार्ज होता है, एक में पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्जेस अंदर फ्लो करते हैं। यहाँ पे हमें इतना डीप में नहीं जाना, केवल हमें थोड़ा सा उसका वर्किंग देखना है। और मेन हमें क्या देखना है, सेल। अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, हमने एक सर्किट लिया था, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा हुआ था और यहाँ पर हमारी सेल लगी हुई थी। इस तरह से आपने अभी तक बहुत सारे डायरेक्ट सर्किट बनाए आपने बहुत सारे। तो इसमें देखो यहाँ पर ये जो सेल होती है ये चाहे कितने भी वोल्ट की हो, यहाँ पे ये जो सेल है, ये जो बैटरी लगा रखी है आपने, कितने भी वोल्ट की हो, इसका क्या काम होता है, यहाँ पे ये क्या काम कर रही है, यहाँ पे क्यों लगाई आपने। हमने एक तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर किसी भी सर्किट में जो सेल लगाई जाती है उसके तीन इंपॉर्टेंट काम होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज कि सेल जो है वो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसके अंदर जो हमने केमिकल लिए हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं। और कैसे रिएक्शन होते हैं उनमें, रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, रिडक्शन, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और एक तरफ क्या होता है, रिडक्शन होता है। और क्या होता है यहाँ पे, इन दोनों प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। अब इसमें हमें देखना है कि यहाँ पर जो सेल है, सबसे पहले चीज की बहुत से लोगों को ये बच्चों को ये बहुत रहता है कि वो क्या करते हैं कि यहाँ पे सेल लगाते ही हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ये बात तो सही है, लेकिन सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे बच्चों, कि सेल जो लगाई जाती है वो सेल इसलिए लगाया जाता है ताकि इस पूरे सर्किट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं, जितने भी अवयव लगे हुए हैं, उन सभी को क्या देती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्लियर, कि सेल का सबसे पहला काम क्या है कि हमने जिस भी सर्किट में सेल को हमने क्या करा, लगा दिया, तो सेल जैसे ही लग जाएगी वो सेल क्या काम करती है, उस सर्किट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं बच्चों, उनको वो क्या प्रोवाइड कराती है, उनको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये हमारा सेल का। तो सेल का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है हमारे पास, सेल का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम क्या है कि परिपथ में लगे सभी अवयवों को विद्युत ऊर्जा प्रदान करना। सबसे पहला काम इसका ये है कि क्या करती है, परिपथ में जितने भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, जितने भी अवयव लगे उन सभी को क्या प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराती है। दूसरा काम, अब ये भी क्यों नहीं रखना है हमें कि क्या सेल से ही क्या बनते हैं, चार्जेस उत्पन्न करते हैं। ये सेल चार्जेस उत्पन्न करे तभी तो क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है कि सेल चार्जेस प्रोड्यूस नहीं करती है, चार्ज प्रोड्यूस या उत्पन्न नहीं करती, आवेश उत्पन्न नहीं किए जाते सेल के द्वारा। ये केवल उन आवेशों को क्या करती है, गति प्रदान करती है, जिसकी वजह से धारा क्या होती है, इसमें प्रवाहित होती है। इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि सेल का यहाँ पे क्या काम है, सेल का काम आवेशों को उत्पन्न करना नहीं है। क्लियर, इसका काम क्या है यहाँ पे कि जो भी इसमें आवेश उपस्थित है उनको गति प्रदान करना। क्या काम है, उनको गति प्रदान करते हैं, ये उसको एक फोर्स प्रोवाइड करते हैं। फोर्स प्रोवाइड करते ही ये क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव करने का काम किसका काम होता है, सेल का होता है। सेल इनएक्टिव कर देती है और एक्टिव जैसे होते हैं, जैसे ये आवेश गति करने लगते हैं वह तो धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। क्लियर, तो इनका मेन काम क्या है कि जो भी आवेश उसमें उपस्थित होते हैं उनको गति प्रदान करना ताकि इसमें धारा क्या हो, प्रवाहित हो। क्लियर, तो
उत्पन्न नहीं करती है, सेल आवेश उत्पन्न नहीं करती है। क्लियर? दूसरी इसके लिए कि सेल आवेशों को गति प्रदान करती है, आवेशों को या इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करती है ताकि धारा प्रवाहित हो, ताकि क्या प्रवाहित हो, धारा प्रवाहित हो। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ बच्चों ऐसे लाइन से कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज आपको किसमें बताई जाती है, लेक्चर्स में बताई जाती है, और वो आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे बच्चों। तो जो चीज यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ बताए जाते हैं, तो जब आप अपने नोट्स बनाते हो तो वहां पर एक चीज लिख लिया करो कि हाँ भाई ये इम्पोर्टेंट लाइन्स है, ताकि आपको उस चीज को जब भी पढ़ो तो आपको ध्यान रहे। जब आप पढ़ोगे हमेशा लेक्चर थोड़ी खोल के देखोगे, तो आप हमेशा वो जो इम्पोर्टेंट चीज लेक्चर में आपको लगती है कि हमें इम्पोर्टेंट लाइन है, ये हमें नोट्स में भी नहीं मिल रही है, या ये नोट्स बनाते समय आपको लाइन नहीं दिखती, तो आप वो चीज क्या करो, उसको लिख लिया करो वहाँ पे। क्लियर? तो जरूरी नहीं कि सेम एज जैसे आपके नोट्स है वैसे आपको लेक्चर में नहीं, लेक्चर में कुछ एक्स्ट्रा नहीं, ये कुछ एडिशनल चीज आपको दी जाती है। क्लियर? ये तीन चीजें ध्यान रखिए। पर सेल का क्या काम है, परिपथ के अंदर उपस्थित जितने भी अवयव हैं उनको क्या प्रदान करना, उनको विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है सेल। दूसरा, सेल का काम आवेशों को उत्पन्न करना नहीं है। तीसरा, कि सेल के अंदर सेल का काम क्या होता है कि जितने भी आवेश उपस्थित होते हैं उन सभी आवेशों को या इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करती है, गति प्रदान करती है, जिसके कारण आवेश क्या होता है, जिसके कारण धारा क्या होती है, उस पूरे सर्किट में प्रवाहित होती है। क्लियर? अब इस चीज को हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी सेल लगी हुई है, यहाँ पर जो हमारी क्या लगी हुई है, सेल लगी हुई है, इसमें आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे क्या लगे होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। क्या लगे हैं? दो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं और एक बीकर है। इस बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। क्लियर? इस बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो भरा हुआ है इसका जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, देखो बच्चों। देखो अब इसमें क्या होता है कि आपने अंदर क्या भरा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? अब एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो होता है हमारा एनोड, ये सब आपने पढ़ रखा है। एक होता है हमारा कैथोड, एक होता है हमारा एनोड और एक कैथोड। दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज होता है और एक पॉजिटिवली चार्ज होता है। एक को तो नेगेटिवली चार्ज होता है उसको हम एनोड कहते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमने यहाँ पर क्या लगाया, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डाला, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन हो, और केमिकल रिएक्शन होते ही अब इसमें से ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, जिसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बाहर निकले। वो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही बाहर निकले तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, यहाँ पे ये तो क्या थे हमारी नेगेटिवली चार्ज, और ये क्या हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। मतलब जैसे ही यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से क्या हो गए, इससे तो रिपेल हो गए, तो हो गए, इससे दूर भागने लगे, और कहाँ पे चले गए, यहाँ पे चले गए, जिसकी वजह से इसमें आई धारा बहने लगी। क्लियर? और उसके बाद ये पूरा यहाँ से घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आए, यहाँ पर आए, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज के पास आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन लॉजिकली तो कहाँ पर होने चाहिए थे, जैसे पॉजिटिव प्लेट पर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करके अपने पास चिपका के रख ली। लेकिन ये चिपका के इसे नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पर यही तो काम, मेन काम है यहाँ पे किसका, सेल का यही काम है यहाँ पे। अगर यहाँ पर क्या होता कि सर्किट क्या हो जाता, आपका बंद हो जाता, बस काम यही भी खत्म हो जाता, आगे सेल कोई काम ही नहीं करती। क्लियर? तो यहाँ पे सेल का, यहाँ पे बच्चों यही काम होता है कि यहाँ पर जो एक्चुअली जो सेल का मैकेनिज्म है वो क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से एनोड से रिपेल होके
जब पूरे सर्किट में फ्लो होके, जिसकी वजह से सर्किट में गति करके जा रहा है, जिसकी वजह से इसमें धारा प्रवाहित होती है। क्लियर? अब धारा जो प्रवाहित हो रही है वो फिर बाद में आवेश निकल के कहाँ पर आ गया, घूमता घूमता कहाँ पर आ गया, पॉजिटिव प्लेट पर आ गया। और पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, उस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और उसके पॉजिटिव चार्ज है वो उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट कर लेगी और वहीं के वहीं वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेल जो है वो इस मैकेनिज्म पे वर्क नहीं करती। क्यों वर्क नहीं करती? क्योंकि यहाँ पे ये तो नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे कैसा फोर्स लग रहा है, स्थिर वैद्युतिक बल लग रहा है, स्थिर वैद्युतिकी बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चाहिए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में। लेकिन यहाँ पर सेल जो है वो कैसे काम करते हैं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्रॉस करके। उस सेल का यही तो काम है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उससे भी ज्यादा ये फोर्स लगाकर उसने इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट पर चिपके रहने नहीं देती, और वो सेल मैकेनिज्म क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को वापस से क्या करता है, आगे की तरफ फ्लो करने देता है। इसी तरह तो लगातार क्या होता है, इसमें करंट बहता रहता है। तो यही क्या आपका सेल मैकेनिज्म है। सेल मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे सेल मैकेनिज्म, सेल का क्या मैकेनिज्म है, ये सेल किस प्रकार से कार्य कर रही है यहाँ पे, कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करती है, क्रॉस करके सेल इतना बल लगाती है, या सेल का ये इस प्रकार से कार्य करती है कि इलेक्ट्रॉन जो कि पॉजिटिव प्लेट पर आके रुक गया उसको वहीं रुके रहने नहीं देती। उसको क्या करती है, भाई तू आगे बढ़ और आगे जा, ठीक है, और आगे जब जाएगा तो वापस से क्या करेगा, वो जब आगे गति करेगा तो वापस से धारा बहना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स ये साइकिल लगातार क्या करता है, चलता रहता है। सेल क्या करती है, इस चीज को रुकने नहीं देती, क्योंकि सेल में यहाँ पर सेल क्या काम कर रही है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको डोमिनेंट होने या उसको अधिक प्रभावशाली होने नहीं देती है, और अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, गति प्रदान करती है। तो आपको पता है कि यहाँ पर सेल का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन और आवेशों को क्या करती है, लगातार गति प्रदान करती रहती है, जिसकी वजह से ये एक जगह पॉजिटिव प्लेट पर है आकर क्या होते हैं, रुकते नहीं है, लगातार गति करते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। यही हमारा क्या सेल का मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से लगातार इसमें करंट क्या होता है, फ्लो, करंट क्या होता है बच्चों, फ्लो होता रहता है। क्लियर? तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि यहाँ पर सेल क्या करती है, ये तीन काम तो है, साथ साथ हमने बीकर लिया, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, एक एनोड और एक कैथोड। यहाँ पर क्या करा, एक पर नेगेटिवली चार्ज है और एक पर कैसा, इन दोनों में आपस में केमिकल रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से एक प्लेट पे नेगेटिवली चार्ज हो गई, एक प्लेट क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो इस पर तो पोटेंशियल जो क्रिएट हो गया वो V माइनस हो गया, और इस पर पोटेंशियल कितना क्रिएट हो गया, V प्लस हो गया। क्लियर? इससे पोटेंशियल कितना क्रिएट हो गया, V माइनस, और इस पे V प्लस। अब दोनों पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स पे अलग अलग पोटेंशियल था, जिसकी वजह से इस पूरे परिपथ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर? विभवांतर उत्पन्न हो गया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल होकर आगे गए, गति करने लगे, तो इसमें धारा I प्रवाहित हुई। ये धारा I प्रवाहित हुई, इलेक्ट्रॉन गति करके वापस कहाँ गए, पॉजिटिव प्लेट में आ गए। अब पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करके अपने पास रख लेती ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन सेल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉनों को या आवेशों को गति प्रदान करना, तो ये इलेक्ट्रॉन को वहां रुकने नहीं देते और इसको लगातार क्या करते हैं, गति कराते रहते हैं। यहाँ पे रुकना नहीं है, लगातार चलते रहो, रुकने नहीं देते इसको, इलेक्ट्रॉन को, और वापस इसे पुश करते हैं आगे की ओर बढ़ने के लिए, आगे की ओर गति करने के लिए। अब जैसे ही इसको आगे पुश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार रिएक्शन होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सेल मैकेनिज्म लगातार चलता रहता है। ये इसको वापस से पुश करते हैं आगे गति करने के लिए, जिसकी वजह से वापस से करंट क्या होता है, बहता रहता है। इट मींस कि यहाँ पर जो सेल है वो क्या कर रही है, केमिकल रिएक्शन को किसमें चेंज कर रही है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट कर रही है। केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है। तो ये है पूरा हमारा सेल का मैकेनिज्म, जो आप केमिस्ट्री में भी अच्छे से पढ़ चुके हो। क्लियर? तो यहाँ पर सेल के 3 काम है,
और सेल मैकेनिज्म की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रुकता, लगातार गति करता रहता है, जिसकी वजह से इसमें लगातार क्या करंट फ्लो होता रहता है परिपथ में। क्लियर? ये तो हो गया हमारा सेल। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे किसके ऊपर, ईएमएफ। देखो बच्चों ईएमएफ क्या है यहाँ पे, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है इसका फुल फॉर्म, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो नाम था बच्चों, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया बहुत पहले, तब ये नाम दिया गया है इसको, लेकिन जो इसका नाम है वही इसका काम नहीं है। आ रही बात समझ में? ईएमएफ इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम से तो लग रहा है ये कोई बल होगा, नाम ये फुल फॉर्म ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन बच्चों ये किसी प्रकार का कोई बल नहीं है। जैसा नाम है इसका वैसा काम नहीं है। किसका नाम होता है बच्चे का, प्रबल, लेकिन वो बिल्कुल भी प्रबल नहीं होता, शक्तिशाली नहीं होता। नाम तो पेरेंट्स ने सोच के बहुत अच्छा रखते हैं कि प्रबल नाम रखते हैं, लेकिन प्रबल नाम जैसा नाम रखा बाद में चल के वो बच्चा वैसा नहीं रहा। क्लियर? तो कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि इसका जैसा नाम रखा गया बहुत पहले जो एक्सपेरिमेंट किए गए उसके आधार पर, पूरा इस पर डीप स्टडी नहीं की गई और सीधा ये नाम रख दिया साइंटिस्ट ने। तो ये इसका जो नाम है वो केवल किसकी वजह से हिस्टोरिकली पड़ा है, इसका नाम ये ड्यू टू हिस्टोरिकली इसका नाम पड़ा है, लेकिन असल में इसका ये काम नहीं है। असल में ये ईएमएफ क्या है बच्चों, एक विभवांतर है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पता है आप सभी को कि एक सिरे पे अलग पोटेंशियल है, दूसरे सिरे पे अलग पोटेंशियल है, उन दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इट मींस ये क्या है, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है मेनली। और वो कैसा पोटेंशियल डिफरेंस है कि जब परिपथ पर किसी प्रकार का कोई करंट नहीं बह रहा होगा, जब किसी भी परिपथ के दोनों टर्मिनल्स के मध्य वह विभवांतर जिसमें कि उस स्थिति में उसमें किसी प्रकार की कोई धारा बह नहीं रही हो। इट मीन सर्किट कैसा है आपका, ओपन सर्किट है। जब आप सर्किट को तार को क्या करो, आपने तार लिया उसको इस तरह से जोड़ दिया, अब यहाँ पे आप कोई चीज रखोगे तो ही तो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट होगी। आपने इस तार को बीच में से काट दिया तो क्या ये कंप्लीट होगा, यहाँ धारा गई, यहीं पे जाके रुक गई, इस वाले पार्ट में धारा गई। ये तो वो कैसे सर्किट है, ओपन सर्किट है, उसमें धारा नहीं बह रही है। ऐसे सर्किट जिसमें की धारा ना बह रही हो या प्रवाहित नहीं हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में टर्मिनल्स के मध्य लगने वाला विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या कहलाता है, हमारा ईएमएफ कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, जब सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा तो उस कंडीशन पे जो दो टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही हमारा ईएमएफ कहलाता है। इट मींस ये तरीका क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है, हमारा एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस है जो किसके मध्य लगता है, किसी भी दो टर्मिनल्स के मध्य लगता है जब धारा प्रवाहित ना हो रही हो। तो इसकी अगर हमें परिभाषा देनी हो तो सिंपल इसकी क्या होगी परिभाषा बच्चों, वह विभवांतर जो कि ये कैसे लिख लेते हैं, किन्हीं भी दो टर्मिनल्स के मध्य, किन्हीं भी दो टर्मिनल नो के मध्य लगने वाला वह विभवांतर, लगने वाला वह विभवांतर जो कि वह विभवांतर जब धारा, जब परिपथ में धारा
जब परिपथ में धारा प्रवाहित ना हो रही हो या कैसा सर्किट हो हमारा, ओपन सर्किट हो बच्चों, कैसा सर्किट हो, ओपन सर्किट हो, दो टर्मिनलों के मध्य लगने वाला वह विभवांतर जब परिपथ में धारा प्रवाहित ना हो रही हो, ऐसा विभवांतर क्या कहलाता है हमारा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। और इसको इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिससे हम एप्सिलॉन व्यक्त करते थे ना, उसी तरह से इसको भी इस वाले सिंबल से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स केवल ड्यू टू इट्स हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से इसको ईएमएफ कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये ईएमएफ नहीं है, किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है तब होता है। अब आप सिंपल सी चीज है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझें तो कैसे समझ सकते हैं कि आपके पास कोई बैटरी होती है, आप जब सेल देखते हो, आप कोई सेल लेकर आते हो, सेल घर में भी पड़ी रहती है जो हम उसमें लगाते हैं, घड़ी में पीछे सेल लगाते हैं। अब उसमें आप देखते हो ना कि एक तरफ तो क्या बना होता है आपका, ये सेल है, इसमें एक तरफ तो प्लस का निशान होता है, एक तरफ किसका निशान होता है, माइनस का। एक तरफ तो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है। क्लियर? और इन दोनों के बीच लगने वाला विभवांतर, दोनों विभवों का अंतर क्या होगा, विभवांतर। तो क्या इसमें अभी किसी तरह का कोई करंट फ्लो हो रहा है, आप इसको आराम से हाथ में पकड़ते हो ना, कोई करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में इसमें इस तरह से लिखा रहता है कि 1.5 वोल्ट लिखा रहता है ना, EMF इज इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट बैटरी में। तो ये क्या है हमारा, ये सेल पे जो EMF लिखा होता है यही क्या है हमारा, यही हमारा क्या है यहाँ पे EMF है। इसके ऊपर लिखा रहता है ना 1.5 वोल्ट। ये क्या है हमारा कि अब इसमें किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन इन एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो इन दोनों के मध्य कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस सेट करके रखा है इन्होंने, 1.5 वोल्ट। ये और वो जैसे ही हम किसी सर्किट में लगाएंगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा और उसकी वजह से उसमें धारा बहने लग जाएगी। ये तो ईएमएफ का मतलब समझ में आ गया सभी को कि जब धारा नहीं बह रही है तो उस कंडीशन पे जो उसमें करंट होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ होता है। उससे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों वो क्या कहलाता है हमारा, ईएमएफ कहलाता है। ठीक है? इसके बाद देखो जो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारा, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है हमारा, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस को समझाने के लिए हम इस तरह से इसको देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमने जो इलेक्ट्रॉन लिया था, जो हमने बैटरी ली थी, उसमें इसको अभी बताया था आपको, इसको किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, हम इसे व्यक्त करते हैं। तो एनोड में पोटेंशियल यहाँ पे हमने इस तरह से बनाया था ना, एनोड में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V माइनस, इसमें कितना था, V प्लस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे, V प्लस माइनस ऑफ माइनस V माइनस। ये नेगेटिव पर है तो इसके ऊपर पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव ऑफ V माइनस ऑफ V माइनस, तो कितना हो गया, V प्लस प्लस V माइनस। इट मींस इसके ऊपर ईएमएफ कितना होगा, V प्लस और V माइनस। जैसे आपने एक सेल ली, इस सेल के यहाँ पर तो बोल रहे हैं कि कितना है, +5 वोल्ट है और यहाँ पर है हमारा -10 वोल्ट है। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ कितना होगा, 5 माइनस माइनस ऑफ 10, तो कितना होगा, 15 वोल्ट होगा। क्लियर? ये होगा हमारा ईएमएफ। क्योंकि इसको भी हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट में होती है। ठीक है? इसके बाद है देखो बच्चों हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी तक तो हम रेजिस्टेंस पढ़ते आ रहे हैं, अब इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ से आ गया, नाम से पता चल रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, देखो बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है हमारा, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अगर हमने क्या लिया, एक 12 वोल्ट की हमने क्या ली, बैटरी ली, सेल लिया और उसको हमने 4 ओम में कितने भी 5 ओम के हमने एक रेजिस्टर लगा हुआ है हमारे पास सर्किट में, उसमें हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, जिसकी वजह से उसमें कुछ धारा बनी और आपसे धारा पूछी कि इसमें कितनी धारा बह रही है बताओ, तो आपने धारा भी बता दी कि हाँ भाई इतनी धारा बह रही है। ठीक है? लेकिन जब
इससे क्या पता चलता है कि हमने जो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो थी हमने बताई कैलकुलेशन के थ्रू वो गलत है हमारी, और वो क्यों गलत आती है वही हमें देखना है कि क्यों गलत है। ठीक है, जैसा हमारा ये सर्किट है, ये 4 ओम है, ये 12 वोल्ट की हमने क्या लगा दी, इसमें बैटरी लगा दी। कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी बच्चों, 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है इसमें। अब आपसे पूछेंगे इसमें धारा कितनी बह रही है, धारा कितनी है, तो धारा की सीधा आपने फॉर्मूला लगा दिया, I इक्वल्स टू V अपॉन R, 12/4 कितनी है, 3 एम्पियर है। ठीक है, और इस पर यहाँ पे हमने एमीटर लगा रखा है, एमीटर में हमने बता दिया कि 3 एम्पियर आएगा, और यहाँ पर हमने वोल्टमीटर लगा रखा है। एमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं बच्चों, और वोल्टमीटर कैसे लगाते हैं, हम कैसे लगाते हैं, पैरेलल में। क्यों लगाते हैं, क्योंकि अभी आप पढ़ चुके हो कि सीरीज में जब होता है तो उसमें करंट क्या रहता है, सेम बना रहता है, तो इसलिए एमीटर कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। और पोटेंशियल कैसे लगाते हैं, पैरेलल में, क्योंकि पोटेंशियल पैरेलल में कब बना रहता है आपका, पैरेलल में पोटेंशियल क्या बना रहता है, सेम बना रहता है। तो पोटेंशियल कैसे लगाते हैं, वोल्टमीटर कैसे लगाते हैं, हम हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। इसलिए जब हमने V निकाला तो V हमारे पास सीधा ये फॉर्मूला लगा है, V इक्वल्स टू IR, हमारे I तो है 12, I कितना है 3, R कितना है 4, 3/8 है। सही है सब। लेकिन जब हमने रीडिंग की इसकी, रीडिंग निकाली इसकी, तो रीडिंग में तो हमारे पास कुछ और वैल्यू आई, I इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2 एम्पियर आया, I इक्वल्स टू कितना आया, 2 एम्पियर आया, और इसका पोटेंशियल ड्रॉप, इसका पोटेंशियल ड्रॉप, विभव पतन कितना आया हमारे पास, 8 ओम आया। तो हमने जो एक्सपेक्टिंग वैल्यू बताई थी उससे एकदम अलग आ रही है, हमने जब रीडिंग निकाली तो वो एकदम अलग आ रही है। रीडिंग निकाली तो हमारे पास 2 एम्पियर आ रहा है, और पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है, इस 4 ओम के प्रतिरोध का कितना आ रहा है, 8 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 8 वोल्ट आ रहा है। तो ये चीज, ये बाकी का जो हमने तो दिया इसको कितना, 12 वोल्ट था, दिया तो इसको 12 वोल्ट था, बाकी का 4 वोल्ट कहाँ चला गया, बाकी का 4 वोल्ट कौन खा गया, इसमें से कहाँ गया बच्चों, वो 4 वोल्ट कौन खा रहा है, इस के अंदर या इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी मटेरियल की वजह से, वो सेल के अंदर, सेल की वजह से जो धारा बहती है उसको क्या करती है, ये रोकती है। कौन रोक रहा है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, और इलेक्ट्रोलाइट जिस पदार्थ का बना हुआ है, जिस पदार्थ का है, वो पदार्थ इसको क्या करता है, सेल को बहने, सेल के अंदर धारा को बहने से क्या करता है, रोकता है। मतलब कि सेल के अंदर ही क्या छुपा हुआ था, इसका दुश्मन छुपा हुआ था धारा का। वो क्या चाहता था, हम तो सोच रहे थे बस धारा वाला प्रतिरोधी क्या कर रहा है, धारा को बहने से रोक रहा है, लेकिन हमने जो सेल लगाई थी वो खुद तो चाहती है कि धारा बहे, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट भी उपस्थित है जो कि धारा को बहने नहीं देता है, और वो अंदर जो छोटा सा एलिमेंट उपस्थित है, छोटा सा जो अवयव उपस्थित है, वही क्या कहलाता है हमारा बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध। आ रही बात समझ में। तो आंतरिक प्रतिरोध किसका है, सेल का ही है। एक तरफ तो सेल चाहती है कि धारा बहे, इलेक्ट्रॉन्स को गति प्रदान कर रही है लगातार, और वहीं दूसरी तरफ पीछे से उसकी जड़ काटने वाला उसके साथ ही बैठा हुआ है अंदर। कौन बैठा हुआ है, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस। आ रही बात समझ में। सेल उसको धारा को बहने दे रही है, बहना चाहती है धारा बहे, लेकिन अंदर ही अंदर उसको कौन खोखला कर रहा है, उसको कौन रोक रहा है अपना काम करने से, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, या एक ऐसा प्रतिरोध, एक ऐसा परिमित प्रतिरोध। परिमित प्रतिरोध कहने की बात है यहाँ पे कि कुछ ना कुछ प्रतिरोध हमेशा होगा उसका, लेकिन एक आइडियल सेल जो होगी उसका ही प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है मेरे बच्चों, 0 होता है। लेकिन किसी भी आइडियल सेल तो होना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमेशा किसी न किसी हर सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस हमेशा होता है, कुछ ना कुछ परिमित प्रतिरोध जरूर देगी वो। क्लियर। क्योंकि जो आपने इलेक्ट्रोलाइट रखा है, जो आपने मटेरियल रखा, जिस इलेक्ट्रोलाइट को जिस मटेरियल का बनाया, वो मटेरियल क्या करेगा, कुछ ना कुछ उसमें क्या करेगा, रोकेगा उसको जो बहने से।
जब धारा उसमें से होकर जाएगी वो उसको बहने से उसकी पथ को क्या करता है, रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है आगे जाने से। क्लियर? तो जब इस सेल में से धारा होकर जाती है तो एक ऐसा परिमित प्रतिरोध जो कि उसके अंदर, जो कि धारा के पथ को क्या करता है, रोकता है, धारा के पथ को क्या करता है, रोकता है, उस परिमित प्रतिरोध को ही क्या कहा जाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पर जो 4 वोल्ट जो गायब हो गया था या जो खा गया था, कौन खा गया था इसको? इंटरनल रेजिस्टेंस खा रहा था इसे। ये जो हमारा 4 वोल्ट रह गया था वो उसको कौन खा गया? क्योंकि प्रतिरोध का काम ही यही होता है, पोटेंशियल को खाने का काम होता है। पोटेंशियल को खाएगा तभी तो वो उसको रोकेगा करंट को। ये पोटेंशियल को जितना ज्यादा खाएगा उतना ज्यादा करंट को रोकेगा वो। तो यहाँ पर पोटेंशियल को किसने खा लिया? इंटरनल रेजिस्टेंस ने खा लिया। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर हम परिभाषा दें तो इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या होगी परिभाषा? इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध की क्या होगी परिभाषा बच्चों? वह परिमित प्रतिरोध जो कि सेल के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट के पदार्थ के कारण उत्पन्न होता है, जो कि सेल के अंदर उपस्थित सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट के पदार्थ द्वारा वह परिमित प्रतिरोध जो कि धारा के पथ को रोकता है, धारा के पथ को क्या करता है, रोकता है, वह परिमित प्रतिरोध ही क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। और कौन है वो आंतरिक प्रतिरोध? कहाँ छुपा बैठा है? सेल के अंदर ही छुपा बैठा है वो। सेल के अंदर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो जिस मटेरियल का बना होता है वो मटेरियल ही क्या करता है, उस सेल को जैसे वो उसमें से होकर गुजरता है धारा, तो वो मटेरियल क्या करता है, उसको आगे जाने से रोकने का काम करता है। और वो रोकने का काम कौन कर रहा है? परिमित प्रतिरोध नाम दे दिया।